नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आप सबके साथ सुमित अवस्थी। सरकार चलाना आसान काम नहीं होता, और वो भी भारत जैसे विशाल देश की सरकार जिसे 1 अरब 40 करोड़ नागरिकों के हितों की खातिर काम करना है, उनके कल्याण की नीतियां बनानी है, उन पर अमल भी करना है। इसके लिए देश में केंद्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर एक पूरी व्यवस्था लागू है, जिसे ब्यूरोक्रेसी यानी अफसरशाही का नाम दिया गया है। संविधान के निर्माताओं ने काफी सोच समझकर देश को प्रशासनिक तरीके से चलाने का ये ढांचा बनाया था। संसद जो कानून बनाती है, उसके आधार पर सरकार उस पर काम करती है, नीतियां बनाती है, और उसको जमीन पर लाने का काम जो किया जाता है वो यही अधिकारी या यही ब्यूरोक्रेसी करती है। अफसरशाही का ढाका कितना कारगर रहा है, कितना कारगर नहीं रहा है, आज हमारी बहस का मुद्दा यही होने वाला है। आज की हमारी सबसे बड़ी स्टोरी जो होगी, जिस पर हम बात करने वाले हैं, वो एक नया शब्द जिसको आजकल भारत की आवाम सुन रही है, और वो है लेटरल एंट्री का। तो जिसने लेटरल एंट्री का नाम दिया है, क्या वही लोग अब लेटरल एंट्री का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि लेटरल एंट्री के नाम पर सरकार ने 45 पदों पर एक अपॉइंटमेंट्स के लिए एक एडवर्टीजमेंट निकाला है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है, विपक्ष कर रहा है, ये कहते हुए कि सरकार जो है वो आरक्षण की विरोधी है, इसीलिए बैकडोर एंट्री से अपने लोगों की भर्ती के लिए ये एम्प्लॉयमेंट निकाला गया है। बड़ी स्टोरी, इस पर हम आज बात करेंगे। और साथ में आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के चुनावों की, जहां पर अब कमला हैरिस बाइडेन की जगह ले चुकी हैं, वो ट्रंप के सामने होंगी, और पहली बार कोई राष्ट्रपति पद के लिए एक अश्वेत महिला का मुकाबला होने वाला है, एक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप से। क्या चांसेस है हैरिस के बाइडेन के मुकाबले? क्या वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं? क्या वो ट्रंप को ज़्यादा बड़ी चुनौती दे पाएंगी? इस पर तफसील से बात करेंगे। तो दो बड़े मुद्दे, और दो बड़े मुद्दों पर कुछ खास मेहमान मेरे साथ होंगे, उनसे हम बारी बारी से बात करेंगे। लेकिन पहले बात करना चाहूँगा मैं लेटरल एंट्री के बारे में, क्योंकि लेटरल एंट्री एक ऐसी विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर इस वक्त ये बहस बहुत चल रही है कि आखिरकार कौन सच बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। तो सबसे पहले बात लेटरल एंट्री की करते हैं। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का वो विज्ञापन जिसके बाद लेटरल एंट्री के मुद्दे पर नए सिरे से बहस छिड़ गई थी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने 17 अगस्त को एक विज्ञापन के जरिए लेटरल एंट्री के लिए आवेदन मांगे। विज्ञापन में कहा गया कि टैलेंटेड एंड मोटिवेटेड इंडियन नेशनल्स यानी प्रतिभाशाली और प्रेरित भारतीय नागरिक 24 मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे वरिष्ठ पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ये वो विज्ञापन था, आपके सामने है। हर विज्ञापन के लिए उसकी क्या अर्हताएं हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, वो भी लिखी गई थी। ये पद थे डायरेक्टर के, डिप्टी डायरेक्टर के लिए और जॉइंट डायरेक्टर के। आपको बता दें कि जॉइंट डायरेक्टर का जो पद होता है वो खासा महत्वपूर्ण होता है भारत सरकार के कामकाज में। नौकरशाही के बाद खासकर जॉइंट सेक्रेटरी का, पहले हो गया सेक्रेटरी, फिर हो गया एडिशनल सेक्रेटरी, और तीसरे बड़ा पद होता है जॉइंट सेक्रेटरी का। और यही जॉइंट सेक्रेटरी के लिए भर्तियां इस विज्ञापन के जरिए की जा रही थी, और इसका निशाना अब विपक्ष इस पर ले रहा है। सरकार में फैसला लेने की शुरुआत दरअसल किसी भी नीतिगत कार्यक्रम में इसी पद से होती है। इसके ठीक एक रैंक नीचे डायरेक्टर यानी निदेशक होता है, और उससे एक रैंक नीचे उप सचिव होता है, यानी उप सचिव, डायरेक्टर और उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी। ये 3 ऐसे अहम पद हैं जो नीति निर्धारण का बड़ा काम करते हैं सरकारी कामकाज में। तो लेटरल एंट्री स्कीम का मकसद है अलग अलग विभागों से जुड़ी नीतियों को तैयार करना या उनके अमल के लिए ऐसे लोगों को नियुक्त करना जो किसी विशेषज्ञ हों और जिनकी विशेषज्ञता नीति निर्माण और अमल में काम आए। लेकिन एक खास बात यह भी है कि इसमें आरक्षण लागू नहीं होता। जी हाँ, जो ऐसी भर्तियां होती है लेटरल एंट्री के जरिए, उसमें आरक्षण लागू नहीं होता, और यही विपक्ष का सबसे बड़ी शिकायत है। इसी के तहत यूपीएससी के इस विज्ञापन में विपक्षी दलों ने सरकार को अब आरक्षण विरोधी ठहराना शुरू कर दिया है। विपक्ष का तर्क जो भी है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि लेटरल एंट्री होती क्या है, कैसे होती है, ये एंट्री कब से हो रही है, और ये सब के बारे में आपको तफसील से बता देते हैं, फिर हम विपक्ष की बातों पर भी आएंगे। मोदी सरकार ने 2018 में लेटरल एंट्री स्कीम के तहत पहली बार भर्तियां की। संयुक्त सचिव स्तर के लिए 6077 आवेदन आए,
जिनमें से यूपीएससी ने विधिवत प्रक्रिया के जरिए 9 लोगों की अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में नियुक्तियों की सिफारिश की। 3 से 5 साल के कार्यकाल के लिए अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई। 2021 में फिर लेटरल रिक्रूटमेंट से भर्ती का विज्ञापन निकाला गया। कुल मिलाकर इस साल 9 अगस्त तक इस तरीके से 63 भर्तियां पिछले 5 सालों में की गई हैं, जिनमें से 57 अधिकारी अभी भी अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में काम कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि लेटरल एंट्री के जरिए जो लोग आते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, कहीं 3 साल, कहीं 5 साल, कहीं 4 साल, उसी आधार पर काम करते हैं। अब जो अभी विज्ञापन निकला है 2 दिन पहले, एक बार फिर 45 पदों के लिए भर्तियां सरकार ने निकाली हैं, लेकिन विपक्ष ने अपना यह आरोप अब तीखा कर दिया है कि इस तरह की भर्तियां यानी बगैर किसी परीक्षा के इंटरव्यू के जरिए डायरेक्ट जो भर्तियां की जा रही हैं जॉइंट सेक्रेटरी जैसे पद पर, वो दरअसल सरकार आरक्षण को धता बताना चाहती है। विपक्ष का कहना है कि ये भर्तियां सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी का हक मारने के लिए कर रही है। वरिष्ठ स्तर पर पीछे के रास्ते से सरकार अपने करीबी लोगों और आरएसएस के लोगों को अहम पदों पर बिठाना चाहती है। आपको विपक्ष के इल्जाम बता दें एग्जैक्टली किसने क्या क्या बोला है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता, वो लिखते हैं, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि लेटरल एंट्री दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। रामराज्य की बीजेपी की बिगड़ी अवधारणा संविधान को नष्ट करना चाहती है और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहती है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे एक सुनियोजित साजिश बताते हैं और कहते हैं कि एससी, एसटी और वंचित वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों से बाहर करने की सरकार ये साजिश कर रही है। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती वो विरोध कर चुकी हैं। समाजवादी की पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने लेटरल एंट्री स्कीम का विरोध किया है और एक और विपक्षी नेता है आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव, उन्होंने भी इस स्कीम की आलोचना करते हुए इसे देश के कमजोर समुदाय को सरकारी सिस्टम से बाहर रखने की साजिश करार दिया है। अखिलेश यादव ने 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर इस स्कीम के विरोध का आह्वान भी किया है। हमने बड़ा स्पष्ट तौर पे पहले भी इस पर अपना विरोध दर्ज किया था कि जो संविधान सम्मत आरक्षण है सरकारी नौकरियों में, यूपीएससी आप देते हैं तो पूरा एक आरक्षण की एक सुविधाएं हैं एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए, तो वो सुविधाएं आप नकार के लैटरल एंट्री या डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। पिछले दरवाजे से आप एक तरह से आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जो राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं कि 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं या रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो उनकी बात सही थी। और जो हम लगातार चुनाव में भी उठा रहे थे कि साहब ये संविधान बदल देंगे, तो देखिए शुरुआत तो ऐसे ही होती है, बैकडोर से संविधान बदलना शुरू कर दिया है इन्होंने। खुद सरकार के सहयोगी एलजेपी के नेता और केंद्र में वरिष्ठ मंत्री चिराग पासवान भी सरकार की इस लिटरल स्कीम पर ऐतराज जता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। मेरी पार्टी पूरी तरीके से अपनी सोच को इस तरीके की नियुक्तियों को लेकर अपनी सोच स्पष्ट रखती है। कहीं पर भी सरकारी नियुक्तियां अगर होती हैं तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का पालन होना चाहिए। इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। किसी भी तरीके की नियुक्ति हो, कोई भी नियुक्ति हो, देखिए हम लोग प्राइवेट क्षेत्र में इसके प्रावधान नहीं है, तो ऐसे में अगर सरकारी क्षेत्र में भी अगर इसको लागू नहीं किया जाएगा, कल जिस तरीके से ये जानकारी सामने आई है, मेरे लिए भी चिंता का विषय है। मैं खुद सरकार का हिस्सा हूं, मेरे पास वो प्लेटफॉर्म है इन बातों को रखने का, पर अगर मैं अपनी पार्टी की तरफ से मैं बोलूं तो हम लोग कतई इसके पक्ष में नहीं है। और जिस तरीके से ये नियुक्तियां हुई हैं जिसमें बिना आरक्षण के प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए ये किया जा रहा है, ये मतलब ये कतई सही नहीं है और मैं भी सरकार के समक्ष इस विषय को रखूंगा। तो साफ है कि इस मुद्दे पर सरकार को अपने गठबंधन के अंदर भी एक राय अभी बनानी होगी। लेटरल एंट्री में आरक्षण का प्रावधान नहीं होता है, जबकि ब्यूरोक्रेसी में आरक्षण का प्रावधान होता है। सवाल यही है कि यहां पर क्यों ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा आपको पीछे लिए चलते हैं। 29 नवंबर 2018 को केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी की अतिरिक्त सचिव सुजाता चतुर्वेदी का यूपीएससी के सचिव राकेश गुप्ता को लिखा एक पत्र यहां पर जानना जरूरी है। इस पत्र में कहा गया कि राज्य सरकारों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, स्वायत्त संस्थाओं, वैधानिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों से आने वाले उम्मीदवारों को डेपुटेशन पर लिया जाएगा
और उनका पेरेंट डिपार्टमेंट में लीन होगा, यानी पेरेंट डिपार्टमेंट में वो फिर वापस जा सकते हैं। डेपुटेशन पर होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इन पदों को भरने की मौजूदा व्यवस्था डेपुटेशन के करीब है, जहां एससी, एसटी, ओबीसी के लिए अनिवार्य आरक्षण जरूरी नहीं है। लेकिन अगर पूरी तरह से योग्य एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवार सामने आए तो उन पर प्राथमिकता से विचार किया जाए ताकि एक पूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों पर सरकार ने विपक्ष पर ही पलटकर हमला किया है। बीजेपी की दलील है कि लेटरल एंट्री की स्कीम खुद कांग्रेस के दौर में आई, कांग्रेस का विचार का हिस्सा थी और कांग्रेस ने अपने समय में लागू करने की इसको कोशिश भी की थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लेटरल एंट्री के मामले में कांग्रेस का पाखंड साफ है। ये यूपीए सरकार ही थी जिसने लेटरल एंट्री के विचार को विकसित किया। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का यह तर्क बिल्कुल सही भी है। लेटरल एंट्री की यह स्कीम 2005 में मनमोहन सिंह सरकार में गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई। इस प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली थे। सिफारिशों में कहा गया कि पारंपरिक सिविल सर्विस के अधिकारियों जिन विषयों में विशेषज्ञता का अभाव होता है उनकी पूर्ति के लिए ये नियुक्तियां की जाएं। इसके लिए निजी क्षेत्र, अकादमिक क्षेत्र, शोध संस्थानों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से पेशेवर लोगों को लाने की सिफारिश की गई थी। 2019 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा था कि लेटरल रिक्रूटमेंट के दो लक्ष्य हैं, नए टैलेंट को लाना और मैन पावर को बढ़ाना। 8 अगस्त 2024 को जितेंद्र सिंह ने फिर राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि किसी खास क्षेत्र के विशिष्ट ज्ञान और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर पर खास कार्यों के लिए लोगों की नियुक्तियों के लिए लेटरल भर्तियां की गई हैं। संक्षेप में सरकार का तर्क है कि वो खास क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले लोगों की जानकारी का जनहित में फायदा लेने के लिए लेटरल एंट्री की स्कीम को लाई है, चाहे ऐसे लोग अफसरशाह हो या फिर ना हो। इसी के तहत केंद्रीय नागरिक सेवाओं के अधिकारियों को भी मौके दिए जाते रहे हैं। जहां कभी सिर्फ आईएएस अधिकारियों का प्रभुत्व हुआ करता था, अब वहां पर दूसरे क्षेत्र के लोग भी दिखाई देते हैं और ये केवल जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल तक इस बार की भर्तियां निकली हैं। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के सदस्य जयप्रकाश नारायण और केंद्र सरकार में पूर्व शहरी विकास सचिव रहे सुधीर कृष्णा जी, आप दोनों मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, खबरों की खबर में आने के लिए। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, इस पूरी चर्चा में कहानी के दो पहलू हैं, लेटरल एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और दूसरा है कि उसमें फिर रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने लेटरल एंट्री की रिकमेंडेशंस की थी, जहां तक मुझे याद है, क्यों जरूरत है इस चीज की? Sumit, the whole question of bringing in caste here and reservations is a red herring. If you believe that a person who enters government at the age of 24 or 25 is the only person suitable to govern the country for the next 35 years, irrespective of the change in conditions and changes in technology and a fast-changing world, you basically believe in caste system. It's another point of entry determining your future. That's exactly what caste system is. That not your merit, not what you do, not how you perform, but your point of entry determines your life. I don't know if the people who are criticizing this really understand what they're saying. Our governance system is in shambles. Only in terms of mission mode functioning, like, maintaining public order. Let's say election management, VIP visits, and a few other activities, disaster relief. We seem to be doing well. But normal administration, we all understand, is in a very bad shape in this country. Service delivery is poor, innovation is inadequate, a certain stasis, certain stagnation has come into governance, everything has become perfunctory, people are perpetually dissatisfied. Now, do we have to improve it or not? If you want to improve, you must bring the best experts in the field. No other country in the world
outside of the subcontinent depends on generalist service for life, Yeah. determining the future on the basis of the point of recruitment. You always have specialists like Britain, from which we borrowed many practices. Every department hires its own separate civil servants, specialist civil servants. It's absurd to think that a person who does education today can do healthcare tomorrow, defense day after, finance the fourth day, and something else. It's absurd. I was in government. Many of us in government, we know, let's be humble. We can't claim expertise everywhere in the world, in every field. Oftentimes, we bungle very badly because we simply have no knowledge at all. So we require the best. If we believe in our इसमें- country's future, when we are 18% of humanity, 140 crore people, we require the best in society, not somebody who managed to pass an examination at the age of 23 or 24. जी जयप्रकाश जी, therefore, let me be necessary. आप जो बात बोल रहे हैं, मैं उसका एक लाइन में अगर सार करूं, एंड करेक्ट मी इफ आई एम, इसको हिंदी में अगर गलत ट्रांसलेट कर रहा हूं, कि अच्छे प्रशासनिक कामों के लिए अच्छे टैलेंट की ज़रूरत है, चाहे वो जहां से भी मिले, इंडस्ट्री से मिले, एक्सपर्ट मिले, उनको लाना चाहिए ताकि वो पॉलिसी मेकिंग में सरकार की मदद कर सकें। और हर आईएएस जो है वो हर पॉलिसी पे, हर विषय पर विशेषज्ञ हो, ये ज़रूरी नहीं है। एम आई राइट जो मैंने आपकी बात कही है? Absolutely. जी चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। और मैं इसलिए हिंदी कर रहा हूँ कि मेरा दर्शक बहुत बड़ा वर्ग हिंदी में है, सो दैट उनको समझ में आ जाए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अगर थोड़ी बहुत हिंदी बोलेंगे तो उनको लिए और अच्छा होगा। मुझे ट्रांसलेशन की कोशिश करूंगा। जी जी, आप हिंदी बोलते हैं, मैं आपसे पहले भी इंटरेक्ट कर चुका हूँ। कृष्णा जी के पास आना चाहूँगा मैं। सुधीर सर, क्या मैं ये, क्योंकि मामला पॉलिटिकल हो गया है, मामला एलिगेशंस का हो गया, उस पर जाने की बजाय मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली पूछता हूँ, क्या लेटरल एंट्री स्कीम में रिजर्वेशन क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं 45 पद निकाल रहा हूँ अलग अलग जगहों के लिए, तो मैं ये क्यों नहीं कह सकता हूँ कि इनमें SC ST OBC की जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन से अहर्ताएँ हैं उनको भी ज़रूर किया जाए? देखिए, इसके पहले अगर आप परमिशन दें तो मैं कहना चाहूँगा कि लेटरल एंट्री की ज़रूरत पर भी मैं दो बातें कहना चाहता हूँ जी। कि हमारा देश जो है वो इसकी सोशल स्ट्रक्चर, इसका जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, रीजनल डिस्पैरिटीज़, और इतना बड़ा देश है, लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, बहुत सी ये हमारे, इज नॉट ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए जो ऑल इंडिया सर्विस बनाई गई है वो सोच समझ के बनाई गई थी जब हमें इंडिपेंडेंस हुआ उस समय, कि यहाँ पर केवल मेरिट की बात नहीं है कि यू गेट बेस्ट फ्रॉम द मार्केट, यू शुड ऑल्सो गेट पीपल हु कैन कीप द कंट्री टुगेदर। बाइंडिंग द कंट्री इज़ ए वेरी बिग टास्क। सो आप ये देखिए कि जॉइंट सेक्रेटरी का मतलब ये नहीं कि पावर है और साइन करता है। जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट में बहुत बड़ी पोजीशन है और उसका मेजर काम एक ये होता है, अलग अलग मंत्रालय में अलग अलग रोल हैं, लेकिन मोटा मोटा अगर कहें तो स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करना। बिकॉज आप देखिए कि भारत जो है इट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और राज्यों को अगर साथ लेके हम नहीं चल सकेंगे तो लगभग हर एक योजना फेल हो जाएगी। ठीक है। अगर कोई भी, यहाँ तक कि डिफेंस डेवलपमेंट में भी, डिफेंस के मैटर्स में भी कई जगह राज्यों को साथ लेके चलना पड़ता है, जहाँ लैंड एक्विजिशन इन्वॉल्व है, बहुत सी बातें हैं। तो इसलिए ऑल इंडिया सर्विस की IAS का महत्व ये बहुत बड़ा अपने में है, पहली बात। तो उसको हम इस तरह से कि वो स्पेशलिस्ट नहीं है और ये करके उसको दरकिनार करना, ये बिल्कुल ही मेरे ख्याल से बेमानी बात है। ये बहुत आवश्यक है। तो क्या मैं सॉरी आपको बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ सुधीर जी, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि लेटरल एंट्री की आवश्यकता नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ ओकेजनली, आई एम नॉट सेइंग ओपन एंड शट, ओकेजनल लेना चाहिए, बट इट कैन नॉट बी मेड ए रेगुलर फीचर। अगर रेगुलर फीचर है, इसका मतलब ये है कि हमारा कार्डर मैनेजमेंट फेल कर गया। वी हैव टू एडमिट दैट, व्हिच इज नॉट करेक्ट। इसी हो क्या रहा है कि आप ये भी तो देखिए कितनी पोस्ट वेकेंट हैं। दो तरह की वैकेंसी होती हैं, ये पोजीशन होती हैं IAS में। एक होती है रेगुलर रिक्रूटमेंट की, और दूसरी होती हैं जो स्टेट सर्विस से प्रमोट होके आते हैं। जो 6500 पोस्ट हैं अगर IAS में, उसमें 1500 पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। वो खाली पड़ी, उसके रीज़न कोई भी दे, अगर हम सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे कि वो पैनल नहीं भेज रहे हैं, ये नहीं करे, स्टेट सेंटर को ब्लेम करें, इसके बजाय इसकी ज़रूरत है कि सेंटर और स्टेट बैठ के तय करें कि ये पोस्ट को कैसे भरा जाए। नंबर 1। नंबर 2, 20% जो पोस्ट हैं IAS की हर एक स्टेट से ऑलमोस्ट, वो सेंट्रल डेपुटेशन पर आना है। वो 20% आ नहीं रहे हैं, उसके भी रीज़न हैं। तो हमको उस रीज़न पर जाना है, लेकिन वी कैन नॉट थ्रो बेबी विद द बाथ वाटर। ये बहुत आवश्यक है। आपको ये बता दूं कि ये मुझे पसंद नहीं है, आई नॉट एबल टू अप्रिशिएट कि सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम में नॉन IAS ऑफिसर्स अब डोमिनेट कर रहे हैं। एक समय था कि 9 out of 10 जॉइंट सेक्रेटरी यूज्ड टू बी फ्रॉम द IAS।
आप नाम दो मुझे दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारी मेरे साथ बैठे हुए हैं और दोनों के अलग अलग विचार है और दोनों के तर्क जो हैं बहुत ही मजबूत हैं। यही खासियत है इस देश की डेमोक्रेसी की कि सब तर्कों का हम स्वागत करते हैं। जयप्रकाश जी, आपने हाथ उठाया था सुधीर जी की बात सुन के, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, जी बताइए। स्मित जी, दो चीज है। पहला एक है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है। हम लोग ऐसा सोचते हैं आजकल राज्य सरकारों में और केंद्र सरकार में, सरकार केवल सरकारी कर्मचारी के लिए, सरकार केवल एक उद्योग कल्पना के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए है। नहीं, गवर्नमेंट गवर्न करने के लिए है, सर्विस डिलीवरी के लिए है। ये वी हैव फॉरगॉटन ऑल दैट। जी Don't worry about who is there. What is happening towards the people? Now, what is happening? All of us are dissatisfied with the government. Let one person tell me honestly that we are happy with the government in this country across the board. The second, take 50 countries, सारे संसार में 50 देश को आप देख लिए जिसका जीडीपी ने 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, बिगर कंट्रीज। ऑन एवरी इंडिकेटर, हर इंडिकेटर में भारत नीचे 5 में है। जी The last 5. We deserve more. We should work more. We should deliver more. Our civil services recruitment is excellent. We are proud. But because of the monopoly, एक जो आता है 25 जी जयप्रकाश साल के उम्र में, वही ऊपर तक जाता है। Whatever be the outstanding talent available, we cannot recruit them. It's a terrible thing. No other country does it. We need the best. We deserve the best. It is not anybody's private property to be in government office. Whoever is the best, who can serve the country in any particular capacity, we need them to serve our people, to make sure that the taxpayers get what they deserve, to make sure that the country actually progresses. We are not progressing as much as मैं fast आप as we दोनों की should. बात से सहमत हूं, लेकिन अब मेरे पास समय की कमी है। ये तो ऐसी विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं कि मैं रात भर आप लोगों से बात कर सकता हूं। लेकिन एक जो क्रिटिकल पॉइंट है सर, मैं उस पर आना चाहता हूं, जिस पर अब बहुत ज़्यादा तवज्जो पॉलिटिकल पार्टीज दे रही हैं और आप दोनों की राय जानना चाहूँगा। मैंने वही सवाल पूछा भी था सुधीर जी से, फिर उसको रिफ्रेम करता हूँ। पहले जयप्रकाश जी, आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या लेटरल एंट्री स्कीम में रिजर्वेशन लागू नहीं हो सकता? क्या पार्लियामेंट के जरिए अमेंडमेंट लाकर इसमें रिजर्वेशन लागू करना चाहिए या वो पर्पस डिफीट हो जाएगा? It's a good question, Sumit. You know, in a small number, once you have reservation with rotation, it becomes very absurd. For instance, Dr. Manmohan Singh was the finance secretary. जी Can you say the finance secretary will be only for ST this time and next time SC? It's absurd. You're not talking of 1,000 recruitments. In a department, you're talking about 3 or 4 recruitments, only 3 or 4 specialists. जी Therefore, you certainly can provide for diversity. या आई एम लिसनिंग, आपकी आवाज़ आ रही है? Yeah, certainly you can provide for diversity. So what I would suggest is, let us say 50% will provide for diversity. Not this community, that community, specifically with rotation that will make it absurd. That's how, you know, in many selections all over the country, there were so many distortions and many agitations came about. Instead, let diversity be taken account, whether it's backward classes, scheduled castes, scheduled tribes, or women. Minimum 50% in the overall total must be recruited, not exactly this post or that post, so that you get a pool of talent available, distortions will not be there. So Ji. diversity must be reflected. But most important is delivery for the country. It is not about who gets in. It's about what happens to the people of the country. We must change the debate in this country. Everything is about who gets into government. No, it's about what government does to the people. वेरी It's heightened इंटरेस्टिंग। importance सुधीर people जी, in the center, आपकी not राय, the employees of रिजर्वेशन the government. का सिस्टम लेटरल एंट्री में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? In the first instance, lateral entry as a regular mode of recruitment has to go. This Yes. is not justified at all. Having said that, अगर रहना ही इसको, you see, it has become something like Agniveer scheme, you know. आप 5 देखिए, joint secretary becomes responsible for his acts of omission and commission even after he has finished the tenure. If he reverts to the cadre, he gets promoted as additional secretary, but he remains answerable. आज को उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी पेपर्स में, फाइल में, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट पर लेंगे और वो चले गए तो नहीं, उन पे भी कार्रवाई होगी। अगर मैं गलत हूं, अगर मैं जहाँ तक, अगर आप 3 या 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे और आप कोई नीतिगत फैसला करके गए, किसी फाइल पे दस्तखत करके गए, तो क्या उनके कार्रवाई नहीं हो सकती आने वाले दिनों में? क्रिमिनल केस होगा, क्रिमिनल केस होगा। हाँ, वही तो, उन पर भी हो सकता है, उनकी भी जवाबदेही होगी। सर देखिए, ऐसा है कि जब आप सर्विस में रहते हैं एंड देन यू आर बाउंड बाय द डिसिप्लिनरी रूल्स, वो अलग हैं। डिसिप्लिनरी रूल डू नॉट ऑलवेज लीड टू क्रिमिनल इंटेंट, उसके बेसिस पे नहीं है। और नॉन फिजांस और आप काम नहीं करेंगे उस पर भी पेनल्टी लगेगी, जबकि क्रिमिनल इंटेंशन ना हो तो भी। सो देयरफॉर दिस होल कॉन्सेप्ट
वी कैन एंगेज एक्सपर्ट्स फ्रॉम मार्केट एज ए कंसल्टेंट, देयर इज नो प्रॉब्लम। कंसल्टेंट लेके उनसे हम जो भी उनकी स्पेशलाइजेशन काम ले सकते हैं, मगर जॉइंट सेक्रेटरी का बहुत महत्व है, वो समझना उसके लिए। यू जस्ट एंटर एज जॉइंट सेक्रेटरी, हाउ इज इट गोइंग टू वर्क? यू मस्ट नो हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, यू मस्ट नो हाउ स्टेट्स वर्क। हैविंग सेड दैट सर, अगर कोई भी रिक्रूटमेंट रेगुलर स्केल पर होना है तो रिजर्वेशन, ये तो कॉमन सेंस की बात है। वी कैन डिबेट वेदर रिजर्वेशन शुड बी देयर इन द गवर्नमेंट पोस्ट एट ऑल और नॉट, वो अलग बात है। बट सो लॉन्ग एज इट इज अनडिस्प्यूटेड फैक्ट, सो लॉन्ग एज वी एक्सेप्ट, then whenever there is a regular recruitment for any position, it has become a regular recruitment now, not an occasional case now. वक्त की कमी है, क्विक कमेंट चाहूंगा मैं जयप्रकाश जी आपका। ये एलिगेशन लग रहा है कि लेटरल एंट्री में आप अपने पसंद के लोगों को एंट्री करा सकते हैं, ये सबसे बड़ा लूप होल है। इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आप उस कमीशन के मेंबर थे? No, the Public Service Commission, UPSC, has done a remarkable job in this country, a very heroic job in recruitment. You trust the UPSC, you build systems of accountability. We are a democracy, we're forgetting, we're pretending as if the government is owned by a few of us because you got selected at the age of 23, 24. The government is that of the people of India. The purpose of government is to deliver to the people of India. Therefore, to say that the citizens of India, the finest citizens, are incapable of being accountable or competent, and only the fellows recruited at 24 are the best people available, is an insult to the country. I completely reject that hypothesis, and we have not served the country as well as we should. India has been abysmally poor in many ways. Indian people have talent. Blaming politicians for everything is no good. Bureaucracy must take responsibility and become accountable. आपकी राय कृष्णा जी, क्या पसंद के लोग घुस सकते हैं सिस्टम में? यूपीएससी के बारे में जब से स्टूडेंट था, मैं सर्विस में आया और अभी हाल तक, वी हैड ग्रेटेस्ट रिगार्ड एंड लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरह से, दैट वाज हैज बीन द स्टेचर। लेकिन अब हाल में जो केसेस आ रहे हैं उससे सोचने की जरूरत पड़ रही है। डिटेल्ड इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल, जैसे कि जो बहुचर्चित केस है पुणे के आईएएस प्रोबेशनर का, वो अकेला केस नहीं हो सकता किसी हालत में, मेरा मानना है। इट कैन नॉट बी। जिस तरह से सर्टिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, वेरियस सर्टिफिकेट्स आर बीइंग इसका मतलब ये है कि तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ इसमें, क्योंकि जब तक यूपीएससी की अब क्रेडिबिलिटी पर भी चर्चा होने की ज़रूरत है, उसमें भी डिटेल में पता करना है कि ये कौन लोग हैं जो यूपीएससी के चेयरमैन मेंबर कैसे बन रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका परफॉर्मेंस क्या है। बहुत ज़रूरत है इसमें। पार्लियामेंट्री कमेटी मस्ट इंक्वायर, बिकॉज क्या है, देखिए कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द होल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लाइज टुडे। Parliament on one hand, Supreme Court, UPSC, as far as government services are concerned, they are the mother, they are the torch bearer. State service, public service commissions, उनके लिए this UPSC रोल मॉडल है। तो हमको बहुत जरूरत है कि बिल्कुल चादर, सफेद चादर की तरह से बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग चीजें आप दोनों ने बताई, सुधीर जी और जयप्रकाश जी। मैं फिर से चाहूंगा इस विषय पर हम चर्चा करें, और फिर मैं आप दोनों को अभी से ओपन इनवाइट देता हूं। जब भी मैं डेट तय करूंगा और आप लोगों को समय देंगे तो फिर हम इस पर और तफसील से बात करेंगे। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो लेटरल एंट्री को लेकर जो तमाम वाद विवाद चल रहे हैं उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कहानी के दोनों पहलू हैं, दोनों सिक्के हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको पता होने चाहिए। इसीलिए हम इस खबर पर रहे। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी एक और बड़ी खबर की ओर, और ये आपको अमेरिका लिए चलते हैं, जहां पर अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जब से जो बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली और अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का प्रस्ताव रखा, तब से ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। जब तक जो बाइडेन उनके सामने थे वो भारी पड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन कमला हैरिस के उनके सामने उतरते ही उनका ग्राफ गिरने लगा है। वैसे ये मुसीबत खुद ट्रंप की ही खड़ी की हुई है। उन्होंने जो बाइडेन की उम्र को लेकर उनके खिलाफ ऐसा अभियान छेड़ा कि वो तो रास्ते से हट गए, लेकिन कमला हैरिस के तौर पर और भी मजबूत उम्मीदवार अब उनके सामने आ गया। कमला हैरिस जो बाइडेन से उम्र में काफ़ी छोटी है, और अब वही चीज़ें ट्रंप के लिए वो बोल रही हैं जो ट्रंप पहले बाइडेन के लिए बोला करते थे। कमला हैरिस की उम्मीदवारी पर अब औपचारिक मोहर लगने वाली है। अमेरिका के शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन शुरू हुआ है, जहां पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। और कमला हैरिस ने जो लोकप्रियता हासिल की, उसके बाद ये बस रस्म अदायगी रह गई है। वैसे कमला हैरिस इससे पहले ही अपना चुनाव अभियान शुरू कर चुकी हैं और कई राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी को वो सीधे तौर पर चुनौती दे रही हैं, जिसको वहाँ पर बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहा जाता है। ऐसे कई राज्य अब हो गए हैं जहाँ पर ट्रंप के सामने कमला हैरिस अब मुकाबला बराबरी पर ले आई हैं। जब बाइडेन थे तो ट्रंप काफ़ी आगे थे, लेकिन अब हैरिस ने मामले को दिलचस्प बना दिया है।
शिकागो में होने वाले कन्वेंशन को जो बाइडेन संबोधित करेंगे और कमला हैरिस उनके साथ ही मंच पर मौजूद रहेंगी। कमला हैरिस के नाम के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी के अभियान में नई जान आ चुकी है। इस बीच अमेरिका में एक के बाद एक कई पोल हो रहे हैं, कई सर्वे हो रहे हैं, जिनमें कई जगह कमला हैरिस आगे निकलती दिख रही हैं, तो कई जगह बहुत कड़ा मुकाबला दिखता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले राज्यों को स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। ऐसे ही स्विंग स्टेट्स पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में सीबीएस न्यूज़ पोल के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव में काफ़ी कड़ा मुकाबला दिखा। इस बीच दोनों ही उम्मीदवार एक दूसरे पर हमला करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प चुनाव है। ट्रंप कमला हैरिस पर कई व्यक्तिगत टिप्पणियां कर चुके हैं, तो कमला हैरिस भी बता रही हैं कि वो वकील के तौर पर कई अपराधियों को जेल भिजवा चुकी हैं और डोनाल्ड ट्रंप को भी वो इसी नज़र से देखती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी का ये कन्वेंशन गुरुवार को पूरा होगा, जब कमला हैरिस पार्टी का नामांकन स्वीकार करने के बाद अपना एक्सेप्टेंस स्पीच देने वाली हैं। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर में डोनाल्ड ट्रंप की एक सभा में हुई फायरिंग को देखते हुए शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी की कन्वेंशन के लिए सुरक्षा बहुत कड़ी की गई है। बटलर में हुए हमले में ट्रंप घायल हो गए थे। इसे देखते हुए अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां अब कोई ढील नहीं छोड़ना चाहती। तो अमेरिका में कमला हैरिस और बनाम डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, क्या क्या मुद्दे हावी रहेंगे, दोनों एक दूसरे पर किस तरह के हमले कर रहे हैं, भारत के लिहाज से इन चुनावों को कैसे देखा जाए, हम तमाम इन मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। अभी तो डॉक्टर भरत बरई, जो कि चेयरमैन है यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और भी मेहमान जुड़ेंगे, उनका आपके मैं परिचय कराऊंगा, लेकिन पहले डॉक्टर भरत बरई के पास आपको लिए चलता हूं। डॉक्टर बरई, शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुकाबला हिंदुस्तान में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ दिल्ली में आपसे हज़ारों मील दूर। आप क्या देख रहे हैं? शिकागो में जो कुछ होने वाला है उसका कितना असर वॉशिंगटन पर दिखाई देगा आज से 6 महीने के बाद? ऐसा होता है कि जब भी कन्वेंशन होता है तो पब्लिक पोलिंग में जो भी कैंडिडेट होता है, रिपब्लिकन या डेमोक्रेट, उसको 5 या 10 पॉइंट का एडवांटेज मिलता है। लेकिन 2 या 4 हफ्ते में वो एडवांटेज खत्म हो जाता है और लोग जो मुद्दे हुए उसके पर चल जाते हैं। तो जब विस्कॉन्सिन में कन्वेंशन हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप और वांस, उनको एडवांटेज था। तब बाइडेन भी रेस में थे, इसीलिए ट्रंप आगे थे। अब वो जो एडवांटेज था वो निकल गया है और कमला जी हैरिस आगे है 5 पॉइंट से। अभी ये चलेगा नहीं चलेगा वो तो टाइट रेस होगी, और अपने जो मुद्दे हैं उनको पर दोनों को प्रेजेंट करना होगा लोगों को, फिर लोग नक्की करेंगे कि किसको चुनाव में आगे आना। डॉक्टर बरई, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि कन्वेंशन होता है तो कुछ लीड मिलती है लेकिन फिर न्यूट्रलाइज हो जाती है। अभी क्या स्थिति है आज की डेट में, जब कमला हैरिस का नाम आगे आ गया है, उनका एक्सेप्टेंस स्पीच होने वाला है 2 दिन के बाद, क्या कमला हैरिस ज़्यादा कड़ा मुकाबला दे रही हैं? हाँ, अभी जो वॉशिंगटन पोस्ट का पोल आया कल सुबह, उसमें कमला हैरिस नेशनल लेवल पर 5% आगे हैं। काफी वो बढ़ भी जाएगा, 7-8% हो जाएगा। फिर उनके जो मुद्दे हैं ट्रंप कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अमेरिका में रिपब्लिकनों के लिए फायदे वाली बात है कि कई लोग सदर्न बॉर्डर से मैक्सिको कर घुस आए हैं। करीब 10 मिलियन या 1 करोड़ इलीगल लोग घुस के अमेरिका में आ गए हैं, तो वो बड़ा मुद्दा है जी। दूसरा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर। डेमोक्रेट का ऐसे मानना है कि वो पुलिस को मदद नहीं कर रही है, लोग तूफान करते हैं, मिलकर को आग जग लगाते हैं, लूट चलाते हैं, वो सब चल रहा है, तो वो अमेरिका के लोग उससे नाराज है। तीसरा मुद्दा है इकोनॉमी का और एनर्जी का। वो डेमोक्रेट के सामने है, लेकिन डेमोक्रेट के फायदे में ये है वीमेन्स राइट टू चूज अबॉर्शन और एनीथिंग फॉर हेल्थ केयर और गन कंट्रोल। तो डेमोक्रेटों को भी वो फायदा है, गन कंट्रोल और वीमेन्स राइट टू चूज। रिपब्लिकन को वहाँ फायदा है। तो अगर ट्रंप और वांस अपने जो मुद्दे हैं अमेरिकी लोगों को पेश करेंगे तो
तो टाइट रेस जरूर हो जाएगी। टाइट रेस हो जाएगी। बहुत दिलचस्प मुकाबला हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, सबसे ताकतवर मुल्क और उसका सबसे बड़े मुखिया का चुनाव, जाहिर तौर पर पूरी दुनिया की नज़रें उस पर लगी हैं। हमारे साथ स्क्रीन पर मैं राजीव भांबरी जी को भी देख रहा हूं, जो कि CEO हैं न्यू इंडिया अब्रॉड के। भांबरी जी, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, NDTV इंडिया पर जुड़ने के लिए। हैरिस और ट्रंप, अब ये रेस को आप कैसे देखते हैं? किसका पलड़ा भारी चल रहा है? अभी तो कहना बहुत मुश्किल है, पर अभी जैसे ही कमला हैरिस ने ज्वाइन किया है तो उसके बाद जो ये रेस है थोड़ी डिफरेंट हो गया है। ट्रम्प हैव टू कम विद लिटिल डिफरेंट स्ट्रेटजी नाउ। बाइडेन जी जब थे तब तक तो ट्रम्प आगे थे। अभी जो ये रेस है टाइट है, अभी एज पर सर्वे कमला हैरिस जी आगे हैं, 3, 4, 5 पॉइंट जो भी हैं। पर मैं भरत बराई जी के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये जो इलीगल पीपल, आई लिव इन न्यूयॉर्क एरिया, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम, मिलियंस ऑफ पीपल हैव कम ओवर हियर, देयर इज अ बिग chaos ऑन टाइम स्क्वायर जैसी जगह पे भी सेफ्टी नहीं है, आए दिन रोज प्रॉब्लम हो रही है। तो अमेरिकन पीपल इसको वेरी सीरियसली ले रहे हैं। तो अभी रेस वेरी टाइट है, अभी डिफिकल्ट है। अभी शिकागो कन्वेंशन शुरू होने वाला है, उसमें अभी होने के बाद थोड़ा चेंज होने वाला है। मे बी कमला हैरिस माइट टेक सम मोर लीड, पर अभी दे हैव टू कम विद डेफिनेटली सीरियस एजेंडा। भांबरी जी, ये बताइए, ये जो इलीगल लोगों वाला जो मामला है, जो कि बहुत ही क्लोज है अमेरिकन के इस वोटिंग को डिसाइड करने में, तो भांबरी साहब, किसकी पॉलिसीज, डेमोक्रेट्स की कि रिपब्लिकन की, ज़्यादा अपील कर रही हैं इलीगल पीपल को, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए? मैं तो ये कहूँगा रिपब्लिकन पॉलिसीज अभी उसको ज़्यादा कंट्रोल कर सकती है देन डेमोक्रेट्स। तो ये मेरा मानना है। ये आपका मानना है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है आपसे। इस सिचुएशन में जब कमला हैरिस इस लड़ाई को और क्लोज ले आई हैं और इनफैक्ट थोड़ी आगे आज की डेट में दिखाई देती हैं, नहीं पता 3 महीने में क्या होगा, क्या ट्रंप जिस तरीके से पर्सनली अटैक कर रहे हैं कमला हैरिस के कलर पर, उनके 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 रिहाइश पर, क्या ये रिपब्लिकन वोटर को, उनके सपोर्टर्स को पसंद आ रहा होगा? As far as voters are concerned, some are in, some are out, some are against. तो अभी ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि ट्रम्प जी जो हैं वो पर्सनली बहुत अटैक करते हैं, रेशियल स्पेशली। ही शुड, आई वुड से, he should stay away from that. So it will definitely benefit to him. He should be little soft and should be careful while talking about racial thing, which is not going to help him but hurt him. मेरे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार ज़ेनिया बहल भी इस वक्त US से ही चर्चा में जुड़ गए। ज़ेनिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ज़ेनिया, मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन पहले एक बार डॉक्टर भरत बराई के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे रेशियल अटैक्स पर, सॉरी, ये जो ट्रम्प के कमेंट्स होते हैं हैरिस पर, पर्सनल अटैक, पर्सनल। इट इज इररिस्पॉन्सिबल। ट्रम्प को अपने मुद्दे हैं, इलीगल इमिग्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमी, उसके पर स्टिक होना चाहिए। ये पर्सनल अटैक तो बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो उसको नुकसान होगा। काफ़ी रिपब्लिकन लोगों ने भी उसको बताया है कि ये बकवास बंद कर दो और जो मुद्दे हैं उसके पर करो। ये अच्छा है कि दूसरी डिबेट में तैयारी करने के लिए उन्होंने तुलसी गबार्ड को कोचिंग के लिए बुलाया है। राइट। तो मेरा ख्याल है तुलसी गबार्ड उनको बराबर सलाह देगी कि ये अटैक पर्सनल बंद कर दो और आपके जो मुद्दे हैं उसके ऊपर स्टिक करो। तो मेरा ख्याल है कि रेस और भी टाइट हो जाएगी। देखते हैं। ज़ेनिया बहल भी मेरे साथ जुड़ गई। ज़ेनिया यंग हैं और हम सबके मुकाबले, और ज़ेनिया की बात ज़्यादा समझ में आएगी वहाँ के वोटर को भी और हिंदुस्तान में रहने वाले उन तमाम लोगों को जो अमेरिका जाकर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। ज़ेनिया, सेकेंड डिबेट होने वाला है, उसके पहले शिकागो कन्वेंशन हो रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या लग रहा है आज से 3 या 4 महीने के बाद क्या सत्ता परिवर्तन है, और अगर ऐसा है तो क्या ट्रंप उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे?
सॉरी हैरिस उसको एक्सेप्ट कर पाएंगी? देखिए सत्ता परिवर्तन तो देखा जाएगा, राइट, नवंबर में देखा जाएगा। लेकिन एक बात जानने की बहुत जरूरत है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज दैट with Kamala Harris, she is more attractive to, as you said, younger voters, Gen Z specifically, right? She's focusing on a lot of issues and has taken a more hard stance on, let's say, the war on Israel, right? The war in Gaza, excuse me, what Israel has done in Gaza, right? Things like that. ये सब जो चीजें हैं वो यंगर वोटर्स को बहुत अपील करती हैं। अभी इकोनॉमी जिस तरह के हालात में है, कह रहे हैं द यूएस इकोनॉमी विल बी हेडिंग इनटू ग्लोबल रिसेशन। सो ये सब जो मुद्दे हैं इन पे वो फोकस करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपनी कैंपेन भी उस तरह से स्ट्रक्चर करी है। जो उनका वाइस प्रेसिडेंट पिक है टिम वॉल्स, वो एक एजुकेटर रहा है, वो टीचर है, वो फॉर्मर वेटरन है, राइट? तो वो ऐसा सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट और ऐसा इंप्रेशन देना चाहती हैं कि it's a united front, right? She's a very patriotic person. She wants to give that impression. She is very supportive of diversity and inclusion, which is another idea that young people really support today, right? She wants to focus on economic issues. और ये जो रेसिज्म है ये that's in the fabric of American society, right? Racism, जिस तरह के ट्रम्प के वन लाइनर्स हैं, laughing Kamala, right? She's not really black. She only claims to be black. She became black because of this election. I mean, वो सब already है, and he does it because his supporters, a lot of his supporters like these one-liners, but really they don't matter in the long run. There are a lot of, जैसे मेरे पैनलिस्ट ने बोला, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा करने की जरूरत है। और सितंबर 11 को हम देखेंगे कि जो ट्रम्प के one-liners हैं, जो उसके which he is very famous for, I remember he said to Hillary Clinton, if I come to power, you will go to jail. वो देखते हैं कैसे वो यूज करते हैं अगेंस्ट कमला हैरिस, एंड वेदर ही ब्रिंग्स her racial diversity and talks about her race into the debate, or whether they will focus on specific issues with regards to the economy, inflation, right? The war in Gaza, of course, the war in Ukraine, abortion rights. सॉरी मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ। एक और काउंटर क्वेश्चन। आप वॉर की बात आपने तीसरी बार की। क्या आपको लगता है कि अगर सपोज हाइपोथेटिकली डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं, कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन जाती हैं, तो क्या अमेरिका की पॉलिसी सेंट्रल एशिया को लेकर चेंज हो जाएगी? क्या अमेरिका वहाँ पे अपना इंटरेस्ट ख़त्म कर देगा? क्या कमला हैरिस अपनी जो इंटरेस्ट दिखाते हैं टेल अवीव को लेकर, ट्रम्प्स वो सब चीज़ें बदल जाएंगी प्रेशर में आके? आप सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ इजराइल की बात कर रहे हैं, या आप चलिए स्पेसिफिकली इजराइल की बात करते हैं, क्यों अभी वहाँ वॉर है सारा। तो कमला हैरिस ने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, स्ट्रॉन्गर देन बाइडेन, ऑन ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट पीस इन दैट रीजन, राइट? वेरी इंपॉर्टेंटली उन्होंने ये नहीं कहा है वी विल स्टॉप फंडिंग टू इजराइल एंड वील स्टॉप प्रोवाइडिंग द मिलिट्री एड टू फाइट हमास एंड ऑल ऑफ दैट। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वी विल टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड एंड प्रोबेबली हेड फॉर अ सीज फायर, राइट? और ये यंग लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग वोटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन द वाइड स्केल प्रोटेस्ट्स, राइट? कॉलेज प्रोटेस्ट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट इजराइल डिफेंसिव इन गाजा, और जो इजराइल ने किया है, राइट? गाजा में इतने बच्चे मर गए हैं, तकरीबन 40,000 लोग वहां मर गए हैं, और so many students protested around campuses in the United States, from the biggest Ivy League universities to even the smaller universities here in Ohio, for example, Case Western Reserve. और इस पे ट्रम्प का क्या लाइन है? ट्रम्प क्या कहते हैं देखिए वॉर को लेकर? I think your answer but obvious है, right? Trump is a big supporter, or is supported by a very large Christian population, right? Because of his stance on abortion. उन्होंने ये भी कहा है कि Christians, when you vote in this election, you will no longer need to vote, right? There are some claims that he wants to teach that specific religion in all schools and things like that. So Trump has been very, very aggressive in trying to garner support from Christians and that specific strata of society, right? Those whites, Dr. Barai, who are... Yeah, Dr. Barai, आपका कमेंट जरूर चाहूँगा मैं। यंग आप रहिएगा ज़रिए मेरे साथ। यंगस्टर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स, इंडियन डायस्पोरा, आपकी शायद म्यूट है डॉक्टर बराई।
इनका क्या स्टैंड होने हाँ, वाला नहीं है? अब देखो, यंग वोटर्स हैं, उसमें काफी लोग ऐसे भी हैं कि जो सीज फायर चाहते हैं, लेकिन जो एडल्ट्स हैं और ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि इजराइल की फाइट हमास के साथ है। कोई ऐसा नहीं चाहता कि कोई सिविलियन का मौत हो, लेकिन ये सब जिम्मेदारी हमास की है, हिजबुल्लाह की है। तो मेरा ख्याल है कि ये वोटरों का जो असर होगा इतना नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। श्री थानेदार जो डिट्रॉइट से कांग्रेसमैन है, उसके घर ये पैलेस्टीनियन सुबह को 3 बजे हैरान करने के लिए गए थे। तो ऐसा लगता था कि शायद ये मामले पर उसको एडवर्स इफेक्ट होगा, लेकिन श्री थानेदार अपनी प्राइमरी में पहली बार से भी ज़्यादा वोट से जीत गए। तो या थोड़े यंगस्टर ऐसे हैं और काफ़ी जो मुसलमान लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन जो जूइश हैं, काफ़ी हिंदू लोग हैं और सब काफ़ी क्रिश्चियन लोग हैं, वो समझते हैं कि ये फाइट के लिए, ये सिविलियन के मौत के लिए जिम्मेदार हमास और हिजबुल्लाह है। इजराइल को अपने सर्वाइवल के लिए, अपने चिंता के लिए ये लड़ाई करनी पड़ती है। 6 तारीख कर तो पूरा सीज फायर था, तो ये वॉर शुरू किया है हमास ने, तो इजराइल उसको खत्म करने के लिए कर रहा है। पर बरई हम साहब, सब आशा रखते इजराइल हैं खत्म भी कहाँ कर हो पाया? जावे। इतना वर्ष हो गए, करीब करीब इतना अरसा हो गया, कहाँ खत्म कर पाया इजराइल? कहाँ हमास? हमास तो आज भी है। देखो, वो तो कभी खत्म हाँ। नहीं होगा। तो जो चीज लेकिन खत्म नहीं होगी उसको- उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन तो 2 स्टेट सॉल्यूशन ही है, लेकिन जब तक हमास और हिजबुल्लाह इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तब तक तो ये वॉर चलती रहेगी। और ऐसे में अमेरिका में इस वॉर को लेकर पॉलिटिक्स भी चलती है। जीनिया कुछ बोल रही है, जीनिया। इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे या गाजा को, फ्री स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन? सॉरी, मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ पैनलिस्ट से। हाँ, मैं जवाब दूँ आपको। ये पैलेस्टाइन, देखो, पैलेस्टाइन जैसा तो कोई राज्य कभी था नहीं। ब्रिटिशरों ने उसका विभाजित किया, जैसा अपना भारत और पाकिस्तान का किया। तो इजराइल हुआ और दूसरा जो होने वाला था वो पैलेस्टीनियन स्टेट हो सकता है। भारत देश ने भी उसका समर्थन किया है, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तो पीस कैसे होगी? इजराइल को साथ जॉर्डन ने संधि की है, इजिप्ट ने की है, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने की है, बहरीन ने की है, मोरक्को ने की है, सूडान को की है। तो अब हिजबुल्लाह और हमास उनके साथ जो शामिल होंगे तो जरूर वहाँ शांति हो सकती है। Yes, and some NATO countries have also supported a free state of Palestine. I'm as well. coming back to Trump versus Harris. Last comment आप Yes. सॉरी, हैरिस वर्सेस ट्रम्प। आप तीनों का एक कमेंट चाहूँगा क्योंकि समय की बस कमी है। तो आज की डेट में मामरी साहब, किसके ऊपर है आपका दांव? ट्रंप के ऊपर। ट्रम्प के ऊपर। भरत साहब, डॉक्टर साहब आप म्यूट हैं। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ नहीं आई। डॉक्टर साहब प्लीज़ अनम्यूट बोलिए। आपकी आवाज़ हम सुनना चाह रहे हैं। ट्रम्प या हैरिस? अभी तो टाइट रेस है, मालूम नहीं कर सकते हैं। मालूम नहीं कह सकते हैं। जीनिया? Okay, can I give you a long-winded answer? Okay. Sumit? A bit of a long-winded answer, okay? I am a proud American and an OCI card holder, right? And in the last election, I very proudly voted for the Biden administration, and I will continue my support for Kamala Harris as the first Asian and the first likely Black president of the United States. So yeah, I am hoping that Kamala Harris wins, but लेकिन मुझे पता है ये बहुत टाइट रेस है, तो देखते हैं क्योंकि इकोनॉमी भी है, वॉर भी है, यू नो, एक्सटर्नल सिचुएशन प्लस द इंटरनल, तो देखते हैं क्या होता है। तो एक्सटर्नल सिचुएशन भी है, इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, कई सारा
इंटरेस्टिंग फेज से अभी अमेरिका गुजर रहा है और हमारे भारतीय मित्र वहाँ पर हैं जो लगातार वहाँ से अपनी जानकारियाँ, अपनी इच्छाएं, अपनी बातें भी हमको बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जीनिया भी, बामरीत साहब भी और डॉक्टर भरत बरई भी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। क्या होगा अमेरिका में मुझको भी नहीं पता, लेकिन नज़र एनडीटीवी इंडिया की बनी हुई है कि अमेरिका में नया राष्ट्रपति कौन होगा। ट्रंप एक बार फिर होंगे या पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति अमेरिका को मिलने वाली है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में सियासी अस्थिरता बनी हुई है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की कोशिश जल्द से जल्द राजनीतिक और सामाजिक तौर पर समरसता बहाल करने की है, लेकिन बीते कुछ महीने जो हाल वहां रहे उसका हर क्षेत्र पर अब असर दिखाई दे रहा है। व्यापार के क्षेत्र पर भी काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है। बांग्लादेश का सबसे अधिक निर्यात भारत को होता है, खास तौर पर कपड़े का निर्यात। भारत से भी काफ़ी चीज़ों का पाकिस्तान को निर्यात, बांग्लादेश को निर्यात होता है। ऐसे में बांग्लादेश का असर भारत के व्यापारियों पर भी पड़ा है। कई लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार भारत बांग्लादेश सीमा पर सिलीगुड़ी पहुंचे और वहां से उन्होंने ये ज़मीनी रिपोर्ट फाइल की। बांग्लादेश के बवाल का सीधा असर भारत के कारोबार पर पड़ा है। सिलीगुड़ी से 1200 से लेकर 1500 ट्रक रोजाना बांग्लादेश जाते थे, लेकिन अब सिलीगुड़ी की मंडी हिली हुई है, वहां सन्नाटा पसरा है। कुल मिला के बिजनेस जो है ना, अभी टोटल एक्सपोर्टरों का पोजीशन बहुत खराब हो रखा है। 10% का भी बिजनेस नहीं हो रहा है। वही मेरा सभी मेंबर डरे हुए हैं। अभी ये एजिटेशन से मेंबर डरे हुए हैं जे एक्सपोर्ट करे या नहीं करे। अगर हम कर देते हैं तो माल अगर शिपमेंट कर देते फिर उधर से बैंक से पैसा आएगा कि नहीं आएगा। केवल प्याज के ऊपर ज़्यादा असर है, लहसुन के ऊपर कोई ये नहीं है। लहसुन पे नहीं है लेकिन प्याज पे असर है। हाँ। सिलीगुड़ी निर्यात के लिहाज से बेहद अहम कारोबारी शहर है। यहाँ से बांग्लादेश के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार और चीन तक सामान जाता है। इनमें बड़ा हिस्सा बांग्लादेश का है जो लगभग शून्य तक पहुंच गया है। बांग्लादेश की इस सीमा पर कभी ट्रकों की लंबी कतार चलती थी, लेकिन आज ये ट्रक खड़े हैं। जी, ये हंगामा बांग्लादेश में होने के हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ऐसे भी बहुत काम कमी चल रहा था, तब भी जो भी चल रहा है ये बांग्लादेश के हंगामा होने के बाद अपना मतलब एकदम नीचे आ गया है। कोई काम नहीं चल रहा है, यहाँ से सब बंद है। देख पा रहे हैं आप लोग कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब खाली बैठे हैं। तो ये अपने मतलब यहाँ की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। भारत से बहुत सारा सामान बांग्लादेश जाता रहा है। इनमें चावल, गेहूं, मक्का, सरसों, सोयाबीन से लेकर तरह तरह के मसाले होते हैं, यहाँ तक कि घर बनाने वाले पत्थर भी। लेकिन ये कारोबार बस 10% रह गया है। इंडिया पे इम्पैक्ट ये है जो जितना हम लोग बिजनेस करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में बांग्लादेश से जितना डॉलर आता था एक्सपोर्ट करने के से वो एकदम ही नहीं आ रहा, वो 10% पे आ गया। जितना हम लोग 100% जो धर लीजिए एक्सपोर्ट, ये एक साल से ये काम चल रहा है, एक साल से इस तरह का हो रखा है। और ये ज़्यादातर अभी जो कांड हुआ 1 महीने से, इसमें 10% पे बिजनेस आ गया। बांग्लादेश की राजनीतिक उठापटक ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान तो पहुंचाया ही है, लेकिन साथ ही अपने पड़ोसी भारत को भी खासा प्रभावित किया है। और उससे जुड़े लोग अब इस आस में बैठे हैं कि वहां एक चुनी हुई स्थिर सरकार आ जाए, ताकि वो पहले की तरह निश्चिंत होकर अपना कारोबार कर सके। भारत बांग्लादेश सीमा से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।